हो गई। गोलीबारी की पहली घटना शहर के एक घर के बाहर हुई, जिसमें एक छोटे बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों लोग कार में बैठे थे जब हमलावर ने उन पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग की दूसरी वारदात बर्मिंघम के नाइट क्लब में हुई। इस नाइट क्लब में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। नाइट क्लब में मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दोनों महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि वारदात में घायल एक शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। फायरिंग में घायल हुए सभी 9 लोगों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क पर खड़े होकर नाइट क्लब के अंदर फायरिंग की गई और दोनों ही मामलों में पुलिस को हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ आवाज उठती रही है। कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन कल्चर को देश के लिए खतरनाक बताया। अमेरिका में कुछ घंटे पहले ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। और अब खबर नेपाल से, जहां पर केपी शर्मा ओली अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। 12 जुलाई को पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्हें नेपाली कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। ओली ने शेर बहादुर देउबा की पार्टी के समर्थन वाला पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा है। माना जा रहा है कि केपी शर्मा ओली सोमवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ देउबा की पार्टी से 9 जबकि खुद ओली की पार्टी से 8 सांसद भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। ओली को चीन समर्थक माना जाता है और इतिहास में भी ओली प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत से विवाद बढ़ाने वाले नेता माने जाते रहे हैं। नेपाल की मीडिया के मुताबिक केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। केपी शर्मा ओली के पिछले कार्यकाल के दौरान ही भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में दरार पड़ी थी। नेपाल ने 2020 में एक विवादित नक्शा भी जारी किया, जिसमें लिपुलेख और काला पानी के साथ लिम्पियाधुरा को अपना बताया गया। भारत ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई और नक्शा मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस बार ओली भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। दरअसल नेपाली कांग्रेस और शेर बहादुर देउबा को भारत का कट्टर समर्थक माना जाता है और उनके समर्थन के बिना ओली की सरकार टिक नहीं पाएगी। नेपाली संसद में सीटों के गणित की अगर हम बात करें तो 275 सीट वाली संसद में नेपाली कांग्रेस के पास 88 सीटें हैं। केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल के पास 79 सीटें हैं। पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की पार्टी सीपीएन एमसी के पास 32 सांसद हैं। अभी केपी शर्मा ओली को 193 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बीते 1.5 दशक से भी ज्यादा वक्त से जारी है। देश में बार बार सरकार बदलती रही और कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। नेपाल में 16 साल में 13 बार सरकार बदली है। 2015 के बाद से ओली, प्रचंड और देउबा ही प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। 2015 से केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा नेपाल के पीएम बनते रहे हैं। अब तक 2 बार ओली और प्रचंड पीएम बन चुके हैं, जबकि देउबा भी 2 बार पीएम बन चुके हैं। सत्ता के लालच में नेपाल में सरकारें आम लोगों की अनदेखी के आरोप झेल रही हैं। नेपाल के लोग विकास के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन नेताओं का फोकस सरकार बचाने पर ज्यादा रहता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। केरन सेक्टर में एलओसी पर सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया। एलओसी पार से भारत में घुसपैठ कर रहे 3 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। केरन सेक्टर में सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। हाल के दिनों में यह सीमा पार से होने वाली बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। सेना की तरफ से अब भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ घंटे पहले ही जम्मू के सीमावर्ती इलाके अखनूर में चिनाब नदी के पास भी संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद सेना ने शिकंजा कसा था, पर संदिग्ध फरार हो गए। अखनूर में अब भी सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कठुआ में कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कठुआ बैठक की थी, जिसमें नदी नालों पर निगरानी बढ़ाने की बात तय की गई थी। साथ ही बीएसएफ के बीच खुफिया तंत्र के गठन को भी मंजूरी दी गई थी।
महाराष्ट्र में एक तेज रफ्तार टैंकर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा नासिक मुंबई हाईवे पर तब हुआ जब तेज रफ्तार टैंकर कई वाहनों को टक्कर मारते हुए पलट गया। कसारा घाट पर यह हादसा हुआ जिसमें 13 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारी बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन थी, जिसके चलते तेज रफ्तार टैंकर चालक वाहन पर बैलेंस बनाए नहीं रख पाया और एक के बाद एक वाहनों को टक्कर मारता चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही हाईवे ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। हाईवे ट्रैफिक पुलिस ने इस हादसे का वीडियो भी जारी किया है। मुंबई नासिक हाईवे वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, जहां मानसून के दिनों में बहुत भारी बारिश होती है। हाईवे पर हुए इस हादसे में गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं। ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को हाईवे से हटाया और इसके बाद ही ट्रैफिक सुचारू रूप से आगे बढ़ पाया। तस्वीरें आप लगातार इसकी देख रहे हैं। और अब रुख खेल के मैदान का, जहां पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया आखिरी टी20 मुकाबला भारत ने जीत लिया। भारत ने आखिरी मुकाबला 42 रन से अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया। आखिरी टी20 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सबसे ज़्यादा 58 रन की पारी खेली। वहीं रियान पराग 22 और शिवम दुबे ने 26 रन की पारी खेली। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुकेश कुमार ने शुरुआती ओवर में सलामी बल्लेबाज वेस्ले मेदेवर को आउट कर दिया। इस झटके से जिम्बाब्वे की टीम उबर ही नहीं पाई और जल्दी जल्दी विकेट गंवाती रही। जिम्बाब्वे ने दूसरा विकेट 15 रन पर गंवाया। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए छोटी साझेदारी हुई, लेकिन फिर विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। 87 रन पर जिम्बाब्वे की टीम 5 विकेट गंवा चुकी थी। फराज अकरम ने कुछ अच्छे शॉट खेले और 13 गेंद पर 27 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन जिम्बाब्वे ने आखिरी 3 विकेट सिर्फ 5 रन के अंतराल में गंवा दिए। भारत के लिए मुकेश कुमार ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि तुषार देशपांडे ने 1, वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। शिवम दुबे ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जिम्बाब्वे के दौरे पर भारत की युवा टीम गई थी और टीम की कप्तान शुभमन गिल कर रहे थे।